काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। ये वीडियो जो बन रहा है, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था वेतन कैसे निकालें, वेतन कैसे कैलकुलेट करें। ये सब बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जो हम नौकरी करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें जो है हमको जो धनराशि मिलेगी वेतन के रूप में, उसको कैलकुलेशन कैसे करना है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो है कि वो जानकारी रखते रहें। इससे एक थोड़ा सा मनोबल बन जाता है कि एक जानकारी, एक जिज्ञासा रहती है मन में कि कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एक संक्षिप्त जानकारी अपने दिमाग में जरूर रखें। तो एक वीडियो हमने बनाया था कि वेतन कैसे निकालें, और उसमें हमने सारी जानकारी हमने मुहैया करा दी थी। और अभी हाल फिलहाल में दो दिन हुआ जिसमें जो हमने बताया था, जैसे महंगाई भत्ता, उसका एक घटक हमने बताया था वेतन में, जिसका बड़ा रोल रहता है डीए का। तो जो डीए है, अभी केंद्र सरकार की एक नोटिस आई है, कैबिनेट ने, केंद्र सरकार के कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। किसको पास कर दिया? महंगाई भत्ता बढ़ाने का। वो वृद्धि कितनी हुई है? 4% की। इसके बारे में न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आप सबने देखा होगा कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। अब वो कैसे बढ़ता है, वेतन पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वेतन में हुई वृद्धि, महंगाई की गणित। हम लोगों को क्या समझना है कि जो ये महंगाई भत्ता है ये कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और इसका वेतन पे प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले जान ले कि जो कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल ने इसको पास किया है वो क्या है, कैसे है। जैसे जो न्यूज आप देख रहे हैं कि 4% डीए बढ़ गया है, 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। तो पहले कितना था? पहले 46% था। अब कितना हो गया है? अब महंगाई भत्ता कितना हो गया है? 50%। और ये जो महंगाई भत्ता है ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2024 से। आप लोग जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है, या जिनको एक जानकारी है कि जो ये महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, साल भर में 2 बार बढ़ाया जाता है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। तो जनवरी से इसलिए लागू हो रहा है कि इसको जनवरी से बढ़ाया जाना था। मार्च चल रहा है, तो प्रश्न ये उठता है कि अब जब ये अप्रैल के वेतन में आएगा ये, तो जो 3 महीने का निकल गया है इसका क्या होगा? तो ये जो है एरियर के रूप में आपको बाद में अलग से मिलेगा। तो 7th पे कमीशन की अनुशंसा पे सारा कार्यक्रम चल रहा है। अब जो ये महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, 46 से 50% किया गया है, तो ये केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। किसने? जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए बढ़ा है। अब जब वहां से जब आदेश हो जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, तब राज्य भी इसको अपने यहां पास करके लागू करते हैं, नोटिफिकेशन के आधार पर इसको लागू करते हैं। अगर केंद्र की बात करें तो इसमें 49.18 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, 67.95 लाख पेंशनर हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ा है, ये इससे इतने लोगों पे असर पड़ेगा, ये केंद्र के हैं। और अगर देखा जाए जो केंद्रीय बजट है, उसमें अब प्रतिवर्ष 12,868.72 करोड़ इतने का जो है अतिरिक्त अब भार केंद्र सरकार पर हो गया है। इसीलिए जो हीला हवाली होती है कि महंगाई भत्ता न बढ़ाया जाए, वेतन न बढ़ाया जाए, और जो 8वां वेतन आयोग है, वेतन जो 8th पे कमीशन है, उसको जो है नहीं बैठाया जा रहा है। उसका सब यही कारण है कि आप देख रहे हैं केवल 4% महंगाई बढ़ाने से केवल केंद्र सरकार में 12,000 करोड़ रुपए का, लगभग 13,000 करोड़ रुपए का लगभग भार पड़ रहा है। इस संदर्भ में तो ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर आमदनी की बात करें तो जैसे अगर पिछले महीने का आप अगर देख लें, जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1.60, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास इसका जीएसटी का कलेक्शन है। मतलब कि अच्छा कलेक्शन आ भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं से कर्ज लेकर के दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि जो आदेश हुआ है उस पर हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका जो है प्रभाव पड़ेगा कितना। अभी ये केंद्र का नोटिस है, जब राज्य के नोटिस आएंगे तो जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको भी 4% बढ़ करके मिलेगा। तो बस जल्दी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में यहां से भी नोटिस हो जाएगा, तो जो अगले महीने का वेतन होगा वो उससे जुड़ करके मिलेगा। जैसे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, बहुत सैद्धांतिक बातों से उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती है।
जैसे मैं प्राइमरी का टीचर हूं, मैं प्राइमरी विद्यालय में, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे हूं, सहायक अध्यापक। तो मैंने बताया था, आप लोग अब जान गए होंगे कि मेरा ग्रेड पे कितना है, 4200 रुपए। 4200 रुपए ग्रेड पे है। अब जो मूल वेतन है वो 38,700 रुपए है। इसका जो एकदम बेसिक पे होता है वो 35,400 रुपए होता है। लेकिन अगर आपकी जैसे सर्विस बढ़ती जाती है तो हर वर्ष 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, वेतन वृद्धि होती है। तो अब 3-4 साल की सर्विस के बाद ये 38,700 रुपए हो गया है। तो इसी पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन होता कैसे है कि 38,700 रुपए मूल वेतन हो गया और 46% पहले था। कितना था? 46% पहले था। तो हम लोग करते क्या है, कैलकुलेटर से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 38,700 गुणे 1.46, इससे गुणा कर देंगे, प्लस 1340। ये 1340 क्या है? एचआरए है, आवासीय भत्ता। तो ये जोड़ करके निकल करके आता कितना कि 57,842 रुपए। अभी जो मुझे वेतन प्राप्त हो रहा है वो कितना है? 57,842, मतलब 46% महंगाई भत्ता के आधार पे। अब बेनिफिट कितना हुआ है इसके लागू होने से? अब की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल वेतन वही रहेगा, 38,700 गुणे 1.50 हो जाएगा। जो 46% था अब वो कितना हो गया है? 50%। आवासीय भत्ता वही है 1340। तो वेतन टोटल कितना आ रहा है? 59,390 रुपए। कितना आ रहा है? 59,390 रुपए। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ये 46% वाले वेतन का और इसका कितना आ रहा है? 1548 रुपए। कितना? 1548 रुपए, मतलब 1,548 रुपए जनवरी से हर महीने वेतन में ये वृद्धि हो गई है। अब जो भी मान लीजिए अप्रैल में अगर वेतन मिलता है, अप्रैल 2024 में जो वेतन मिलेगा वो ये मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का जो वेतन है 1548 गुणे 3, मतलब 15,4500 ये और 15,150 ये, लगभग 4650 रुपए, मोटा मोटा 4650 रुपए ये एरियर के रूप में आने वाले किसी महीने में ये अलग से आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो डीए है, जो महंगाई भत्ता है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे वो क्या असर करता है, ये हमने एक वेतन पे बताया है जो ये ग्रेड पे है, इस पे हमने बताया है। ये प्राथमिक अध्यापक के सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक का ये मूल वेतन है, स्केल है, और ये 35,400 मूल वेतन है। पहले जो अभी चल रहा है 46% उसका इतना रहा है, और जो अब अगले महीने से आएगा 4% बढ़ने के बाद उसमें 1,548 रुपए का इजाफा हो रहा है। तो इस तरीके से वेतन का कैलकुलेशन होता है। जो महंगाई भत्ता बढ़ता है उसकी ये प्रक्रिया है। अब इसी के साथ जैसे ये होता है कि 50% अगर हो गया तो जो ये एचआरए है ये, इसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। इसका सिस्टम क्या है, इसकी जो प्रक्रिया है कि इसको भी बढ़ना चाहिए। अगर 50% ये हो जाता है तो इसको बढ़ना चाहिए। उसी के साथ में जो ये 7th पे कमीशन है, अब 8th के बारे में सिस्टम बनेगा। अब इसी में जैसे अगर कैश इन हैंड की बात करें, जो वर्तमान में जो सैलरी चल रही है इसी में एनपीएस कटता है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, जो नई वाली पेंशन है, 10% आपके वेतन से ये डिडक्ट हो जाएगा। हर महीने इसका डिडक्शन होगा और इसी में 14% सरकार अपना अनुदान देती है। 10% आपसे कटेगा, मतलब मान के चलिए कि लगभग 5,900 रुपए यहां से कटेगा। 14% इसमें करेगी, जो भी टोटल सम आएगा लगभग 14-15 हजार के आसपास, 14-15 हजार के आसपास आएगा। ये आपके खाते में जमा होता रहेगा। एक एनपीएस का अलग खाता रहेगा, उसमें आपका जमा होता रहेगा। जब आप रिटायर होंगे तब उसका कुछ हिस्सा आपको नकद दिया जाएगा, कुछ उसी से पेंशन बना करके आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि जो अगला ये महंगाई भत्ता है ये कब मिलना है। तो जनवरी में हमने बताया कि जनवरी में अभी लागू हुआ, फिर जुलाई में फिर दूसरा लगेगा।
जुलाई वाला ऐसे ही 2-3 महीने बाद ही आता है, जो भी इसकी प्रक्रिया है। सितंबर अक्टूबर तक वो आता है। और इसी के साथ में हम लोग जान लें कि जो इंक्रीमेंट की बात मैं कर रहा था, ये भी जनवरी और जुलाई में ही मिलता है। आपकी सर्विस के हिसाब से, आपकी ज्वाइनिंग कब की है उसके हिसाब से। जैसे मेरी ज्वाइनिंग दिसंबर की है तो मुझे जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता है, जिसकी अलग महीनों में होगी तो उसी के हिसाब से उसको इंक्रीमेंट मिलता है। 3% वो उसका बढ़ जाता है। जैसे 3% बढ़ा कैसे, 35,400 से मैं यहाँ 38,700 पर पहुंच गया हूं। तो इस तरीके की ये वेतन कैलकुलेशन की जानकारी है। वेतन को कैसे निकाला जाए एक बार रिवाइज हो गया है। और उसके साथ में जो महंगाई भत्ता है उसका कितना असर होता है हर महीने, एक अच्छा खासा बजट रहता है। इसीलिए सरकारें पीछे हट जाती हैं नई भर्तियां निकालने से। जो पेंशनर्स का आप हिस्सा देख रहे हैं, जो एनपीएस की बात आई है कि जितने कर्मचारी नहीं है उससे ज्यादा पेंशनर हैं, एक अच्छा खासा भार है। हालांकि इसका दोनों लोगों का पक्ष है कि ये जो लोग हैं जो जीवन भर सर्विस करते रहे, जो सेवा देते रहे सरकार के लिए, जनता के लिए, अब बुढ़ापे में उनके लिए ये सब जरूरी है। और जो लोग, दूसरा पक्ष ये है कि इतने बेरोजगार जहां पे जिस देश में हैं वहां इतने लोग बैठ के जो है वेतन ले रहे हैं, बैठ करके पैसा उठा रहे हैं। तो सबका अपना अपना तर्क है। अब मध्य मार्ग इसका जरूर होना चाहिए। दोनों के पक्ष ना तो सही है ना तो दोनों के गलत हैं, एक मध्य मार्ग की स्थिति होनी चाहिए। जैसे मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि हाँ, जब तक इतनी इस देश में बेरोजगारी है तो एक जरूर थोड़ा सा वेतन में एक अनुपात निश्चित करना चाहिए कि इतना बहुत ज्यादा वेतन भी ना बढ़ जाए, और जो उससे पैसा जो बचे वो जो बेरोजगारों की फौज है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए खर्च हो। वेतन काट करके पैसा तो बचाया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी पे कोई खास असर दिख नहीं रहा है। अगर यहां से मान लीजिए ये पैसा अगर काट दिया जाए, सपोज करते हैं हम लोग कि अगर ये ना बढ़े, 4% हटा दिया जाए कि इस बार नहीं बढ़ेगा, तो ये 12,000 रुपए, 12,000 करोड़ जो बच रहे हैं, इससे बेरोजगारी को दूर किया जाए तब तो ठीक है। इधर ये भी कट जाता है, उधर उसमें भी कोई काम नहीं होता है। सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती है, लेकिन जिस संदर्भ में, जैसे अगर वेतन के संदर्भ में वो पैसा कटा है तो उसी संदर्भ में नए लोगों को काम मिल जाए, तब काम कुछ बने। फिलहाल ये तो हमारी एक कल्पना है, ऐसा कुछ होता दिखेगा नहीं। जो करना है सरकार को करना है, आप लोगों को निर्णय लेना है कि कैसे क्या होना चाहिए। तो हमने एक अपना खाका खींचा है कि कैसे क्या हो, इससे एक मध्य मार्ग की स्थिति हो कि जो लोग पैसा पा रहे हैं, जैसे जो लोग वेतन पा रहे हैं उनका बढ़ता ही जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो बेरोजगार हैं, वो एकदम शून्य पर टिके हुए हैं। तो उनके लिए भी कुछ हो कि उनका भी एक जीवन यापन, सम्मानजनक गरिमामयी जीवन यापन उनका हो सके। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। महंगाई भत्ता के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। ऐसे जो नोटिफिकेशन आते हैं जिनके बारे में एक सामान्य तौर पे जो लोग नहीं जानते हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर कैसे होता है। जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वेतन कैलकुलेशन वाला, तो कई लोगों ने, कई अभ्यर्थी ने और कई ऐसे लोग जो तैयारी नहीं करते हैं, उन्होंने भी कमेंट में बताया था कि सर जो है, जब इस फार्मूले से हमने तय किया, कोई खास फार्मूला नहीं है, लेकिन इससे जब हम लोगों ने निकाला तो बड़ी आसानी से, बड़ा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ग्रेड पे कैसे होता है, किनका किनका कैसे होता है। तो एक सामान्य जानकारी, एक सामान्य जो जागरूक जानकारी होती है, जो जागरूक नागरिक होते हैं, उनके लिए जानना जरूरी होता है। कहीं आप बात कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, लोगों में चर्चा हो रही है, तो पता चलता है कि आपकी स्थिति बगल झांकने वाली हो जाती है कि आपको कुछ अता पता नहीं रहता है। तो अब आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं और थोड़ा सा अपना भी नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। और खास करके जो प्रतियोगी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर मैं 100% ना कहूं कि जो भी तैयारी हो रही है वो 100% इसी के लिए नहीं हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए नहीं हो रही है। मतलब कि 100% इसके लिए भी नहीं है, तो ये भी नहीं है कि इसके लिए नहीं हो रही है। कहने का आशय ये है कि मूल रूप से जो उद्देश्य है वो यही होता है कि हाँ, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी, जीविकोपार्जन के लिए एक अच्छा सम्मानजनक वेतन मिलेगा, उसी के लिए लोग ज्यादातर काम करते हैं। बाकी जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब की कैटेगरी की देश सेवा करना, वो सब सारी तो अलग बातें हैं। तो आज की क्लास हम लोग अब ज्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पर करते हैं खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।